सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक एग्जांपल के साथ में कि हमारे क्लाउड के पहले चीज़ें कैसे काम करती थी. सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्लाउड एंड इट्स फीचर्स. ओके. सो ये इस एग्जांपल में हम लोग देखने वाले हैं कि सपोज अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ फ्रॉम 20s. सो एट दैट टाइम जो कंपनीज होती थी ना, वो कंपनीज के अंदर जो बिल्डिंग के बेसमेंट्स होते थे वहाँ पर हमारे हार्डवेयर्स को प्रेजेंट किया जाता था. बेसिकली ये हार्डवेयर सर्वर्स होते थे. हार्डवेयर के अंदर लाइक हमारा जैसे नॉर्मल लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स होते हैं, तो उसके अंदर हमें उसको रन करने के लिए हमेशा सीपीयू, जीपीयू, रैम, रोम, ये सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती थी. तो ऐसे ही हमारे जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, इन चीज़ों को रन करने के लिए भी हमें ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर्ड होते हैं. ओके. तो ऐसे टाइप के जब भी किसी कंपनीज को या बिग जाइंट्स को अपने पोर्टफोलियोज वेबसाइट शो करने होते थे, तो उन्हें सारा डेटा सेंटर हार्डवेयर को मैनेज करना होता था. तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मेरा एग्जांपल है amazon.com का. ओके. सो इधर पे हमारे क्या है, 4 सर्वर्स प्रेजेंट है और एक सर्वर हमारा मैनेज कर सकता है 400 की ट्रैफिक को. ओके. सो 4 सर्वर्स है तो हमारे अराउंड यहाँ पे हमारा ट्रैफिक मैनेज हो जाएगी हमारे 1600 पीपल्स की. ओके. सो इतने ही ट्रैफिक हमारा सर्वर मैनेज कर सकता है ये सिनेरियो में. एंड अब यहाँ पे हम लोग इसके ड्रॉबैक्स समझते हैं कि लाइक अगर सपोज मैंने ऑन प्रीमाइसेस का डेटा सेंटर मैनेज किया, तो वो टाइम पे हमारे क्या क्या एडिशनल कॉस्ट इंक्लूड होते थे एंड हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी. ओके. सो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि जो हमारे कॉस्ट एस्टिमेशन थे, इसमें हमारा कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर आता है जिसमें ऑल अप फ्रंट हमें पे करना पड़ता है. लाइक अगर मैं कोई भी हार्डवेयर परचेस करता हूँ, सिंपली लाइक हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, हमारा लैपटॉप हम लोग परचेस करते हैं, सीपीयू लेते हैं, तो वो केस में मुझे सारा अमाउंट स्टार्टिंग में पे करना होता है. एंड अगर मेरा यूज़ ख़त्म हो गया तो भी मैं उसे चीज़ को रिटर्न नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो उससे ही कैपेक्स बोलते हैं एक्चुअली. एंड यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द सेटअप. अब अगर मैं यहाँ पे ऑफिस के अंदर हमारे बेसमेंट्स में अगर इस चीज़ को सेटअप कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी मुझे जगह उतनी ज़रूरत होगी ना कि जहाँ पे मैं उसको मैनेज कर पाऊँ, मेंटेन कर पाऊँ. देन थर्ड थिंग हमारा मेंटेनेंस एंड कूलिंग आता है. मेंटेनेंस एंड कूलिंग इसलिए बिकॉज जैसे हमारा नॉर्मल लैपटॉप्स के अंदर भी अच्छे खासे कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, बट स्टिल अगर हम लोग उसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं तो वो टाइम पे वो लैग करता है या समटाइम्स वो हीट हो जाता है. तो वो टाइम पे हमें उसे नॉर्मल करने के लिए थोड़े टाइम तक या तो बंद करना होता है या फिर हम उसे कूल पैड का यूज़ करके उसे कूलिंग के लिए रखते हैं. ओके. सो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ना, बिकॉज अगर सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ अमेजोन.com का, तो अमेजोन.com तो एक ई कॉमर्स पेज है, वो बंद ही नहीं होना चाहिए. ओके. बिकॉज उसके बहुत सारे कस्टमर्स हैं मार्केट में, वो सबको मैनेज करना है. ओके. तो इसके लिए बंद नहीं होना चाहिए. तो हमारा यहाँ पे मेंटेनेंस एंड कूलिंग का पार्ट आता है. एंड उसके बाद में हमें सिक्योरिटी एंड सीसीटीवीज़ को मेंटेन करना पड़ता है ताकि कोई भी जो अनऑथोराइज पीपल्स होते हैं वो एक्सेस ना कर पाए सर्वर रूम्स को. ओके. तो ये सर्वर रूम्स को मैनेज करना पड़ता है. देन उसके बाद में यहाँ पे हमारा जो लोग बाजू में रहते हैं उन्हें लो लेटेंसी मिलेगा एंड पीपल्स एक्सेसिंग फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन विल गेटिंग अ हाई लेटेंसी. सो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर सपोज मेरा जो सर्वर है वो प्रेजेंट है मुंबई में एंड हमारे जो यूज़र्स हैं मुंबई से एक्सेस कर रहे हैं ब्राउज़र के थ्रू, उन्हें हमेशा हमारी लो लेटेंसी मिलेगी. लो लेटेंसी का बेसिकली मतलब होता है कि हमारी हाई स्पीड. ओके. सो जो नियर बाय से एक्सेस कर रहा है उसे हमेशा लो लेटेंसी मिलेगी. जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन एक्सेस करते हो तो आपके नियर बाय सर्वर्स के थ्रू वो कनेक्ट करके आपको एप्लीकेशन शो करता है. इसके कारण आपका एप्लीकेशन जल्दी लोड हो जाता है. ओके. बट अगर सपोज वही एप्लीकेशन मेरा अमेरिका में प्रेजेंट होता या दूसरे किसी कंट्री में प्रेजेंट होता, तो वो चीज़ आपको इजीली एक्सेसिबल नहीं होती और आपको बहुत देर तक वेट करना पड़ता है उसके लोड होने का. ओके. सो यहाँ पे जो लोग मुंबई से एक्सेस करेंगे उन्हें हमेशा हमारी लो लेटेंसी मिलेगी. एंड जो हमारा ये यूज़र हमारा सिंगापुर से एक्सेस कर रहा है, तो इट विल गेट अ हाई लेटेंसी. ओके. सो ये हमारा एक एग्जांपल था. अब ये चीज़ें कॉस्ट तो हमारी हम एज ए नॉर्मल एस्टिमेट करके चलते हैं कि इतना कॉस्ट तो हमें पे करना ही है. बट एक और प्रॉब्लम थी हमारे ऑन प्रीमाइसेस के डेटा सेंटर्स के साथ में कि लाइक सपोज अगर मेरे पास में ये हमारे पास 4 सर्वर्स हैं. ईच सर्वर कैन हैंडल द ट्रैफिक ऑफ 400 पीपल्स. ओके. सो अगर 4 सर्वर्स है तो अराउंड 1600 पीपल्स की ट्रैफिक को ईजिली मैनेज कर लेगा वो. बट वॉट इफ़ अगर मेरा ट्रैफिक अचानक से बढ़ जाता है, लाइक मैंने जो एग्जांपल लिया ये ई कॉमर्स वेबसाइट का है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे आपने सुना होगा सेल्स ये सब लगता है.
हाँ, या कुछ भी बिग बिलियन डेज होते हैं, देन अमेजोन के फेस्टिवल्स होते हैं, तो वो टाइम पे बहुत अच्छा अच्छा सेल्स होता है, बहुत ऑफर्स होते हैं। तो वो टाइम पे अचानक से जो वेबसाइट्स की ट्रैफिक्स होती है वो बढ़ जाती है। ओके, सो इस सिनेरियो में क्या होता है, जब ट्रैफिक बढ़ जा रही है तो ये ऑटोमेटिकली हमारे हार्डवेयर्स तो बढ़ेंगे नहीं। ओके, तो हमारे जो हार्डवेयर्स होते हैं हमें नए हार्डवेयर्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। सो अगर मैं यहाँ पे एक और हार्डवेयर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, लाइक सपोज मैंने एक और हार्डवेयर ले लिया, तो अगेन मैं 400 के ट्रैफिक को मैनेज कर पा रहा हूँ, बट मेरी ट्रैफिक अचानक से सपोज डबल हो गई, तो मुझे फिर से यहाँ पे हमारे जो 4 हार्डवेयर हैं इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, सो अगर मैं क्या करता हूँ, ये 4 हार्डवेयर को थोड़ा, ओके, सो ये 4 हार्डवेयर में ले लेता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी, कंट्रोल, ओके। तो अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, इनके लिए अलग से मुझे सेटअप करने पड़ेंगे इनको मैनेज करने के लिए। ओके, सो अब मेरा इसके लिए अलग से स्पेस रिक्वायर्ड होगा। ओके, अब इसके लिए अलग से स्पेस रिक्वायर्ड होगा, देन मुझे इसके लिए ऑल अप फ्रंट फिर से पे करना है कॉस्ट को। देन अगेन, अब ये जो ट्रैफिक हमारा सेल्स रहेगा वो 2 to 5 डेज़ का होगा। 2 to 5 डेज़ के बाद में हमारे जो हार्डवेयर हमारे हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, ये हार्डवेयर का कोई यूज़ केस नहीं है ना, बिकॉज अगर मैं ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ एंड 2 महीने के बाद, या मैं अभी जैसे एग्जांपल लिया 2 to 5 डेज़ का, तो 2 to 5 डेज़ के बाद में वापस से मेरी ट्रैफिक 1600 की हो जाएगी, तो वो टाइम पे मुझे हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं इसको यहाँ से रिमूव नहीं कर सकता। ओके, बिकॉज मैंने हार्डवेयर को क्या कर दिया, परचेज कर लिया है। सो ये हमारी सबसे मेजर प्रॉब्लम थी कि हम हार्डवेयर को इंक्रीज़ नहीं कर सकते अपने हिसाब से, उसके कारण हमारा एक नया कॉस्ट ऐड होता है। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि द मेजर प्रॉब्लम्स आर अराइजेज व्हेन द यू हैव टू ऐड अ न्यू सर्वर्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक टाइम के लिए न्यू सर्वर्स चाहिए तो मुझे उसे परचेस करना पड़ता था, एंड उसके लिए फिर अगेन ये सारे हमारे कॉस्ट इवेल्यूएट होते थे। और इसी रीज़न से हमारा मेन जो वो टाइम पे, लाइक 20s की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो टाइम पे मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट्स अवेलेबल नहीं थी। लाइक सारे कंपनीज थे, छोटे छोटे बिग स्टार्टअप्स भी थे, कंपनीज भी थी, बट हर किसी के पास में उनका खुद का वेबसाइट नहीं था, बिकॉज होस्टिंग करना, सर्वर्स को मैनेज करना, डेटा सेंटर मैनेज करना हर कंपनी के बस में नहीं था, बिकॉज इतने सारे कॉस्ट ऐड होते हैं। देन उसके बाद में भी और भी प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर, जब हम लोग एक ऑन प्रीमाइसेस का डेटा सेंटर मैनेज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ें मेंशन की हैं कि हमारे जो बिग जाइंट्स होते थे उनके पास में ही वेब पेजेस होते थे, और जो छोटी कंपनीज थी उनके पास में हमारा कोई वेब पेज नहीं होता था अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करने के लिए। ओके, तो ये हमारे सबसे मेजर प्रॉब्लम्स थे। ये चीज़ आप अगर समझ जाओगे तो आप इजीली समझ सकते हो कि आगे जाके हमारे क्लाउड ने कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव किया। ओके, सो हम लोग इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं एंड देखते हैं कि अब इस प्रॉब्लम को हमारा नॉर्मली क्लाउड सॉल्व कैसे करता है। सो हम देखते हैं पहले कि क्लाउड का मतलब क्या होता है। ओके, सो क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स, क्लाउड मीन्स होता है हमारा इंटरनेट, एंड कंप्यूटिंग रिप्रेजेंट्स द हार्डवेयर एंड डिलीवरिंग द सर्विसेज इन पे एज यू गो प्राइसिंग। अब पे एज यू गो प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रॉब्लम बताया, ओके, तो हम अमेजोन का एग्जांपल ले रहे थे, तो हम इसी एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बोला कि ये हार्डवेयर जो थे अभी, अब तो ये हार्डवेयर वेस्ट हो जाएंगे। ओके, ये हार्डवेयर उसके किसके अंदर है, हमारे डेटा सेंटर के अंदर है, ऑन प्रीमाइसेस के, किस में, AWS के। ओके, तो अब ये हार्डवेयर को क्या करना है, हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा ताकि हम उसका जो हार्डवेयर का कॉस्ट है वो निकाल पाए। तो अमेजोन ने क्या सोचा है कि हम इसको थोड़ा सर्विसेज को सेल करना स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली लाइक हमारा जैसे गूगल ड्राइव शेयर करता है, गूगल ड्राइव के अंदर हम लोग को 15 TB का स्टोरेज मिलता है ना। गूगल ड्राइव हमें 15 TB का स्टोरेज ऑफर करता है, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने प्रोफाइल्स को मेंटेन करने के लिए। तो सिमिलरली हमारा जो क्लाउड है AWS का, उसके अंदर भी एक सर्विस है जिसको हम S3 सर्विस बोलते हैं, सिंपल स्टोरेज सर्विस। इसके अंदर भी हमें स्टोरेज ऑफर की जाती है। ओके, तो अमेजोन ने सबसे फर्स्ट सर्विस ये निकाली थी जिसके थ्रू वो क्या कर रहा था, हमारे स्टोरेज को सेल कर रहा था। सेल कर रहा मीन्स यहाँ पे हमारा वो रेंट पे ऑफर कर रहा था। ओके, तो जो भी छोटी छोटी कंपनीज थी उनको अपना डेटा सेव करना होता तो वो क्या करते थे, इनके हार्डवेयर में से हमारा स्टोरेज को रेंट पे लेते थे। ओके,
बट स्टिल अब हमारे पास में और भी तो प्रॉब्लम्स थी कि मेरा जब यहाँ पे हमारे पास में जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए, हमने वो सारी चीज़ें ली थी, CPU, GPU, रैम एंड रोम। ओके, रोम तो मेरा ऑप्टिमाइज हो जा रहा है, मतलब अगर मेरा स्टोरेज जा रहा है यहाँ पे तो हमारा रोम ऑप्टिमाइज हो जा रहा है। बट स्टिल मेरे पास में GPU है, मेरे पास में CPU एंड रैम है। अब ये तीनों चीज़ें मुझे ऑप्टिमाइज़ करनी है, बट ये चीज़ें वो टाइम पे पॉसिबल नहीं थी, बिकॉज अगर मैं 20s की बात कर रहा हूँ तो वो टाइम पे इतने कुछ एडवांस चीज़ें नहीं थी। लाइक अभी आप देखोगे तो आपके पास में VM मशीन्स होते हैं एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस थे डिप्लॉयमेंट के लिए। ओके, तो वो टाइम पे उतना कुछ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। देन अराउंड द ईयर ऑफ 2003, ओके, अराउंड द ईयर ऑफ 2003 हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा वर्चुअल मशीन। VM बॉक्स बोलते हैं उसको, VM वर्चुअल बॉक्स। ओके, वर्चुअल बॉक्स बेसिकली आपको अलाउ करता था कि आप अपने मशीन के अंदर मल्टीपल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। तो इसको हम लोग सिंपली समझते हैं कि लाइक सपोज मेरे पास में ये मेरा हार्डवेयर है, मैं अपना नॉर्मल लैपटॉप का एक क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ। ओके, ये मेरा क्या है, एक नॉर्मल एक विंडोज़ का लैपटॉप है। ओके, अब ये विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा नॉर्मली एक ही मशीन रन हो सकता है। ओके, बट अगर आपने सुना रहेगा तो टेस्टिंग जब होती है किसी भी एप्लीकेशन की, लाइक अगर सपोज आप कोई ऐप बनाते हो तो उसके अंदर जब भी टेस्टिंग परफॉर्म होती है तो टेस्टिंग के अंदर हमारे जो एप्लीकेशन है उसको डिफरेंट इन्वायरमेंट में और डिफरेंट एप्लीकेशंस में चेक किया जाता है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में टेस्ट किया जाता है। हाँ, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्टिंग की जाती है। अब ये टाइम पे भी एक प्रॉब्लम आती थी कि लाइक अगर मुझे सपोज सिर्फ टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए हार्डवेयर चाहिए तो वो टाइम पे मुझे हार्डवेयर को परचेस करना पड़ता था। ओके, बिकॉज हम रेंट पे नहीं ले सकते ना, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी यहाँ पे क्या होती थी, हमें टेस्टिंग के लिए भी अलग से हार्डवेयर को परचेस करना पड़ता था। बट वो टाइम पे 2003 में वर्चुअल बॉक्स इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि क्या उसके थ्रू वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, वो चीज़ हम समझते हैं। इसके अंदर क्या होता था, हमें एक हाइपरवाइज़र ऑफर किया जाता था। ओके, हाइपरवाइज़र बेसिकली इसका एक सॉफ्टवेयर है। ये हमारा एक हाइपरवाइज़र था, जो कि हाइपरवाइज़र को मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि वो उसको इजीली समझ पाए। ये हमारे हाइपरवाइज़र थे। ओके, तो वो क्या अलाउ करता था कि आपका विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप हमारा हाइपरवाइज़र इंप्लीमेंट कीजिए। ओके, हाइपरवाइज़र इनेबल करने के बाद में आप इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो। समझते हैं, लाइक मेरा ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया यहाँ पे मेरा लिनक्स मशीन। ओके, मैं इसको भी थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। ओके, सेकंड मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हो गया सपोज उबंटू का मशीन, आपने सुना होगा लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, नहीं भी सुना है तो हम लोग आगे जाके कवर करेंगे वो चीज़। ओके, तो ये मेरा सेकंड मशीन हो गया। देन थर्ड मेरा एक और मशीन ले लेता हूँ मैं, सपोज ये मैक ओएस है। ओके, ये हमारा मैक ओएस का एग्जांपल हो गया। अभी ये हमारे तीन मशीन्स को हम लोग इसके अंदर रन कर सकते हैं। ये हमारा लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, वेट। हाँ, ये हमारा लिनक्स हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड यहाँ पे हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हमारा उबंटू का। एंड ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ये हमारा मैक ओएस का। ओके, सो अब इसमें क्या हुआ, हमारा जो एक नॉर्मल हार्डवेयर था, लाइक मेरा जो विंडोज़ का मशीन था उसके अंदर मैंने हाइपरवाइजर इंप्लीमेंट करके तीनों एप्लीकेशन, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स ले लिए। अब ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के इन्वायरमेंट के ऊपर मैं अपने एप्लीकेशंस को इजीली टेस्ट कर सकता हूँ। ओके, ये मेरा ऐप टेस्टिंग होता है बेसिकली। हाँ, तो ऐप टेस्टिंग में परफॉर्म कर सकता हूँ हमारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और मुझे कोई कॉस्ट भी नहीं पे करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ एक वर्चुअल बॉक्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट्स आने के बाद में यहाँ पे हमारे वर्चुअलाइजेशन बहुत पॉपुलर हो गई थी वो टाइम पे। ओके, हमारी ये टाइम पे हमारे वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत चला था कि लाइक हम लोग किसी भी एक मशीन के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन कर सकते हैं एंड इजीली अपने काम को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो ये टर्म को यूज़ करने के बाद में
यहाँ पे एक प्रॉब्लम इसमें भी आ रही थी कि लाइक अभी जैसे मैंने बताया कि मैंने वर्चुअल बॉक्स क्रिएट किया, तो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन माई होस्ट ओएस। ओके, ये हमारा जो विंडोज़ क्या है, हमारा बेसिकली एक होस्ट ओएस है। ओके, तो मैं इसको वेट थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि वो प्रॉपरली विजिबल हो। ओके, तो ये विंडोज़ क्या है, हमारा एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर मेरे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी फेलियर आता है तो वो कारण से मेरा सारे मशीन्स बंद हो जाएंगे। लाइक सपोज अगर आपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को चार्ज नहीं किया या आपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अचानक से पावर कट के कारण बंद हो जाता है, तो हमारा पूरे सारे सेटअप्स को ये अफेक्ट करेगा। ओके, तो ये इसका सबसे मेजर प्रॉब्लम था। देन हमारे वर्चुअलाइजेशन में जो हमारे हाइपरवाइजर्स थे, ओके, जो हमने ये डिस्कस किया ना हाइपरवाइजर, ये हाइपरवाइजर के भी दो टाइप थे, बट ये वाला जो टाइप है हमें इसको बोलते हैं हमारा होस्टेड हाइपरवाइजर। ओके, वेट, ये हमारा जो टर्म है इसको हम लोग होस्टेड हाइपरवाइजर बोलते हैं। एंड यहाँ पे मैं जो टर्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये हमारा बेयर मेटल हाइपरवाइजर है। ओके, बेयर मेटल हाइपरवाइजर। बेयर मेटल हाइपरवाइजर बेसिकली सिमिलर टू दिस ऐसे ही होता है। ओके, बस क्या होता है उसके अंदर कि हमारे हार्डवेयर्स होते हैं। ओके, लाइक मेरा जो फर्स्ट लेयर होता है ये हमारा हार्डवेयर का लेयर होता है। ओके, देन हार्डवेयर के ऊपर हम लोग हमारा हाइपरवाइजर इंप्लीमेंट करते हैं डायरेक्टली। इसके अंदर क्या है, हमारा हार्डवेयर सबसे नीचे है। लाइक हमारा जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड्स होते हैं ना, तो सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो क्या है ये हार्डवेयर वाला पार्ट यहाँ पे है। ओके, देन हार्डवेयर के अंदर हमारा होस्ट ओएस होता है। होस्ट ओएस के अंदर हमारे हाइपरवाइजर्स को हम एनेबल करते हैं, देन उसके कारण हमें ये अलाउ करता है कि हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन कर पाए। बट बेयर मेटल हाइपरवाइजर के केस में क्या होता है कि ये केस में हम लोग को सिर्फ हार्डवेयर के ऊपर हमारे हाइपरवाइजर्स को एनेबल करना होता है। ओके, हाँ वेट, तो ये केस में हमने हाइपरवाइजर लेके आ गए हम। अब इसके कारण से मैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यहाँ पे भी रन कर सकता हूँ। ओके, सो ये हमारा एग्जांपल हो गया बेयर मेटल हाइपरवाइजर का, और ये हमारा एग्जांपल हो गया होस्टेड हाइपरवाइजर का। सो ये सारे टर्म्स आने के बाद में अमेजोन ने क्या सोचा कि हमारे पास में अब हार्डवेयर्स तो हैं। यहाँ पे हमने देखा था ना कि हमारे पास में कुछ हार्डवेयर्स बच रहे थे जो कि हमारे यूज़ में नहीं है, हम हार्डवेयर्स को रेंट पे चढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये जो हाइपरवाइजर का कॉन्सेप्ट था ना वर्चुअलाइजेशन में, उन्होंने इस चीज़ को ही इम्प्लीमेंट किया एंड बेयर मेटल हाइपरवाइजर का यूज़ किया। ओके, बेयर मेटल मैंने जैसे आपको बताया इसके अंदर सिर्फ हमें क्या रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर्स की। लाइक हमारे जैसे लैपटॉप हम लोग लेते हैं और कंप्यूटर लेते हैं, तो कंप्यूटर के टाइम पे हमें पहले सीपीयू परचेस करना होता है, देन उसके बाद हम मॉनिटर परचेस करते हैं, कीबोर्ड परचेस करते हैं, माउस परचेस करते हैं। बट सबसे मेन पार्ट हमारा क्या होता है, जब हम लोग सीपीयू परचेस करते हैं उसके बाद में सारी चीज़ें पॉसिबल है। ओके, सो यहाँ पे भी यही होता है कि हमारे पास में जो हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर के ऊपर हम लोग हाइपरवाइजर लगा के कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं और खुद का वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने यही चीज़ बताई है। अब यहाँ पे देखते हैं हाइपरवाइजर एनेबल करने के बाद में ये आपको एक सर्विस ऑफर करता था। AWS ने हमारी उसकी खुद की सर्विस निकाली थी फॉर इन ईयर 2006। ओके, एंड ये सर्विस आज भी काफ़ी पॉपुलर है एंड तभी भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी बिकॉज ये सर्विस वो टाइम पे बहुत न्यू थी एंड ऐसा कोई भी ब्रांच दूसरा निकाल नहीं रहा था। ओके, सो वो सर्विस का नेम है हमारा EC2। EC2 स्टैंड्स फॉर इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। ओके,
सो ये सर्विस जो थी ना इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, इसके अंदर हम लोग को क्या होता था, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करने मिलते थे। और ये जो वर्चुअल मशीन्स होते थे, ये वर्चुअल मशीन्स डेटा सेंटर पे प्रेजेंट होते थे। लाइक हमें उसको मैनेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारे लिए AWS मैनेज करता था। ओके, जैसे मैंने बताया कि हार्डवेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, AWS के डेटा सेंटर पे। ओके, सो मुझे इसके लिए कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर नहीं पे करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मेंटेनेंस एंड कूलिंग पे ध्यान नहीं देना होगा। ओके, CCTVs को मैनेज नहीं करना होगा और एक्सेस के लिए भी मैनेज नहीं करना होगा। ये चीज़ भी हम लोग आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे और अच्छे से। ओके, तो ये केस में हमारे सारे कॉस्ट को कम होता है। एंड ये बेसिकली हमारी चीज़ है, इसको ही हम क्लाउड बोलते हैं। ओके, कि लाइक हमें नहीं पता है कि डेटा से हमारा डेटा प्रेजेंट कहाँ पे, हमारा एप्लीकेशन प्रेजेंट कहाँ पे है, बट स्टिल वो कहीं पे एक हार्डवेयर के अंदर ही प्रेजेंट है। बिकॉज कोई चीज़ क्लाउड करके टर्म, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बादल के अंदर है। ओके, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट है। आपके डेटा सेंटर्स को कोई और मैनेज कर रहा है आपके बिहाफ में, और ये चीज़ें मैनेज की जा रही, मेंटेन की जा रही है। ओके, तो ये सर्विस सबसे पॉपुलर है। सो सबसे फर्स्ट सर्विस जो हम लोग सीखने वाले हैं AWS के अंदर, वो हमारी यही सर्विस होगी। ओके, देन जैसे इसके अंदर डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं, सर्विस मॉडल्स हैं, वैसे हम लोग सर्विसेज को कवर करते हुए सारे मॉडल्स के बारे में भी देखेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे कि हम इसके एडवांटेजेस को समझ लें, ताकि हम जाके इजीली इंटरव्यू में आंसर कर पाएँ कि क्लाउड इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था एंड इसके एडवांटेजेस हमें क्या क्या मिलते हैं। सो एडवांटेजेस जो हमने ये वीडियो में डिस्कस किए हैं, वो एडवांटेजेस हमारे ये हैं कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बिकॉज हम लोग को पे नहीं करना पड़ता सारा अमाउंट। सेकेंड चीज़, हमें कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई डेटा सेंटर्स को मैनेज नहीं करना पड़ता है। देन थर्ड थिंग, हमें इसके सिक्योरिटी का कंसर्न रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी हमारे लिए अगर बिहाफ में AWS मैनेज कर रहा है तो सारे सिक्योरिटी के टर्म्स भी वही मैनेज करेगा। ओके, और हम लोग को क्या करना होगा, सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देना है और अपने एप्लीकेशंस को कैसे डिप्लॉय करना है उस मशीन्स पे, उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए AWS मैनेज करेगा। ओके, सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या हैं, सर्विस मॉडल्स क्या हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू लेने के बाद में हम एडवांटेजेस देखेंगे क्लाउड के, और हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।